अस्सलाम वालेकुम। आज है वो घड़ी जिसका कई महीनों से इंतज़ार हो रहा था। आज CSS का रिज़ल्ट आएगा। ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। शिकस्तो फतह तो इत्तफाक है मियाँ, मुकाबला तो दिले नातवां ने खूब किया। यही शेर पढ़ पढ़ के मैं खुद को तसल्लियाँ दे रहा हूँ। आपने यकीनन वो बात सुनी होगी कि CSS एक दफ़ा कर लो तो उसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी, चाहे वो तुम्हारा क्लियर हो या ना हो। तो ये बात में कितनी सच्चाई है ये आज मैं आपको बताऊंगा। तो जनाब, ये बात बताने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि CSS में मेरी स्ट्रगल रही कैसे। मैंने 2021 के अंदर CSS की तैयारी स्टार्ट की थी। उस वक्त कोरोना का फेज चल रहा था और आपने यकीनन वो मेरी प्लेलिस्ट तो देख ली होगी जिसमें तकरीबन कोई 35 से 40 वीडियोज़ हैं CSS से रिलेटेड, और वो सारी स्ट्रगल मैंने शेयर किया कि मैं किस तरह से CSS के अंदर स्टेप इन और किस तरह से मैंने वो यकीनन आपने देखा। अगर नहीं देखी तो भाई आपको ये वीडियो तो समझ नहीं आएगी, पहले वो देख लो। ये वीडियो ना आपके लिए बहुत अहम होने वाली है। इस वीडियो से एक तो आपको मोटिवेशन मिलेगी, दूसरा आप कुछ लाइफ की वो रियलिटीज जानेंगे जो कि बिहाइंड द कैमरा होती हैं, आपको वो कैमरे पे नजर नहीं आ रही हैं। कुछ ऐसी बातें आज मैं आपसे करूंगा। तो जनाब, बात यह है कि मैंने CSS के अंदर तकरीबन कोई मोर देन 60 बुक्स पढ़ी होंगी इस 2 साल के फेज के अंदर, सारी मिला के। जो रिसर्च जर्नल होते हैं वो तकरीबन को मैंने 500 या 600 होंगे, और YouTube पे वीडियोस वो कितनी होंगी यार, वो कोई 1000 प्लस तो लाजमी होंगे। उसके बाद अखबार हैं, और ये वो सारे बॉल पॉइंट्स हैं जो मैंने 2 साल के अंदर ख़त्म किए हैं। ये सारे आपको जो खाली नज़र आ रहे हैं ये मैंने लिख लिख के ख़त्म किए हैं। तो बस ये मेरी एक छोटी सी स्ट्रगल थी। तो अब आते हैं उस सवाल के ऊपर कि भाई CSS के बाद ज़िंदगी कैसे बदलती है। तो भाई हुआ ये कि फरवरी 2023 के अंदर मैंने CSS का इम्तिहान दिया और ठीक 15 दिन बाद मैंने IELTS का पेपर दिया। IELTS का पेपर देने के फ़ौरन बाद मैंने बाहर अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर जिस कंट्री में भी अप्लाई किया उसने मुझे वेलकम किया। बहरहाल जी, मेरा जर्मनी, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, UK और पुर्तगाल, इन 5 जगहों में एडमिशन हो गया। तो वो कहते हैं ना कि CSS के बाद ज़िंदगी बदल जाती है, इसीलिए कहते हैं कि CSS आपको ऐसा कॉन्फिडेंस देता है, आपको ऐसी मोटिवेशन देता है कि आप उसके बाद वो नहीं रहते हो जो आप पहले थे। आप यकीन जाने कि मैंने शायद ज़िंदगी में कभी सोचा भी नहीं था यार कि मेरा एडमिशन होगा भाई, मेरा। और सीरियसली मेरा 5 मुल्कों के अंदर हो गया और मुझे बड़ी खुशी हुई इस चीज़। तो भाई ये है उस सवाल का जवाब कि CSS के बाद आपकी ज़िंदगी कैसे बदलती है। अब तक तो आपको लग रहा होगा कि भाई बंदा तो बड़ा कमाल है, इसने CSS का इम्तिहान भी दे दिया, फिर यूरोप में एडमिशन भी हो गया। कुछ ना, मैं आप लाइफ की तलख रियलिटीज़ के ऊपर आता हूँ। ये वो लाइफ का साल था कि यहाँ तक सक्सेस की कहानी चलती है। कुछ अब टर्निंग पॉइंट आता है। जब मैं PMS के पेपर में अपीयर हो रहा था ना, तो मेरे हाथ में कोई 8 से 9 एडमिशन लेटर थे। तो मुझे पता था अगर मेरा यहाँ ना हुआ तो मेरे पास दूसरी साइड क्या है करने को, मुझे अच्छे से अंदाज़ा हो गया था। मतलब CSS की जब आप तैयारी कर रहे हो ना यार, तो आप उस वक्त फुली फोकस्ड रहना, आपने किसी चीज़ के ऊपर आपने ध्यान नहीं देना, और कोई कंप्रोमाइज़। मेरी एक ही पॉलिसी ये है कि नो कंप्रोमाइज़ इन CSS, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। आपने कभी नहीं सोचना कि मैं यहाँ चला जाऊँ, यहाँ चला जाऊँ, क्योंकि जब आप सेकंड ऑप्शन सोचेंगे ना तो आपकी तैयारी हमेशा डाइवर्ट हो जाएगी। कि आपको हमेशा ये पता होगा अगर मैं ये ना कर सका तो फिर मैं ये कर लूँगा। तो ये चीज़ हमेशा आपने याद रखनी है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं CSS के अलावा कुछ करूंगा, लेकिन हाँ, जैसे ही मेरा CSS खत्म हुआ, मैं जब CSS के मतलब 1 हफ्ता रह गया था पेपर्स के अंदर, तब मैंने डिसाइड कर लिया था यार कि मैंने इम्तिहानों के बाद, इस एग्जाम्स के बाद क्या करना। मेरे पास पूरी एक लिस्ट थी करने को, और उसके फ़ौरन बाद फिर मैंने वो तैयारी स्टार्ट कर दी, और मुझे पता था कि मैंने बाहर अप्लाई करना है, और फिर मैंने कर दिया। लेकिन CSS की जर्नी के दौरान मैंने उसके अंदर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। मैंने बड़ी ऑनेस्टी के साथ तैयारी की, और यही आपने भी करना, याद रखिएगा मेरी बात। बैक टू द पॉइंट, PMS के पेपर सर मेरे ख़त्म हो रहे थे। मुझे याद है कि मेरे सिर्फ अभी 2 एग्ज़ाम्स रहते थे, तो पापा का सीन कुछ ख़राब हो गया। CSS के एग्ज़ाम से सिर्फ 2 माह पहले, मतलब क्या वो सिनेरियो होता है, आपने मेरी वीडियोस देखे होंगे कि मतलब क्या ही प्रेशर होता है उस वक्त। 2 माह पहले मेरे फादर को अटैक आया था, हार्ट अटैक, और उस वक्त मतलब ऐसा लगा था कि ज़िंदगी एकदम रुक गई है यार, कि आपने 2 साल एक चीज़ में लगाए हैं, और अब जब वक्त आया कि वहाँ पे आप घुस के उसको अचीव करो, और उस वक्त आपको ऐसा लगे कि आप शायद कुछ भी नहीं कर सकते, आपको किस्मत एकदम आपको रोक दे। बहरहाल खुदा का करम हुआ तो वो चीज़ कंट्रोल में आ गई, लेकिन अभी PMS के एग्ज़ाम
मैं दे रहा था तो 2 एग्ज़ाम थे। सेकंड लास्ट एग्ज़ाम में पापा को ट्यूमर की शिकायत हो गई और वो पीरियड यार बहुत बुरा था। मतलब मुझे याद है कि मैं पेपर दे के अभी निकला था और अगले दिन पापा का ऑपरेट था। तो बहरहाल हम हॉस्पिटल में शिफ्ट हो गया। वो इतना बुरा पीरियड था, कितना बुरा पीरियड था, लाइक आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। बहुत मुश्किल से वो वक्त गुजारा। ऐसा लगा जैसे ज़िंदगी रुक गई है यार। देखो माँ बाप ना 22, 25 साल, 28 साल आपके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं और जब वक्त आता ना कि आप उन्हें कुछ दो और फिर किस्मत ऐसा एकदम 180 के एंगल पे शिफ्ट हो, बहुत बुरा लगता है यार। जब आपकी बारी आती है उन्हें सर्व करने की, तो उन्हें कुछ दिखाने की, उन्हें खुशी देने की, और फिर किस्मत कहे कि नहीं अब नहीं, अब वो वक्त नहीं है। तो बहरहाल खुदा का खुश करम हुआ, अल्लाह का, और उस फेज़ से हम बाहर आए। वो बहुत ही बुरा फेज़ था। अल्हम्दुलिल्लाह वो पापा का ऑपरेट हुआ और उसके बाद वो चीज़ें, वो ट्यूमर ख़त्म हो गया। मतलब जितने मैं उस खुदा का शुक्र अदा करूं, ज़िंदगी में कहते हैं ना सर कि मिरेकल नहीं होते हैं। हाँ होते हैं यार, कसम से होते हैं। सीरियसली मैं आपको कैसे बताऊं कि नहीं होते, होते हैं यार, मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। तो बहरहाल अभी पापा घर आए ही हैं, 1 हफ्ता ही हुआ है, तो मेरा एक्सीडेंट हो गया और फिर मेरा होता है ऑपरेट। तकरीबन 1 हफ्ता मैं भी हॉस्पिटल में रहता हूँ और कहानी यहाँ भी ख़त्म नहीं होती यार। ऑपरेट के बाद एक और सीन हो गया, मुझे हो गया न्यूरोप्लेक्सिया। इसके अंदर ये होता है कि आपकी जो रेडियल नर्व होती है ना, वो सप्रेस हो जाती है, वो इरिटेट हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो पावर है रिस्ट लॉस की, रिस्ट की पावर है वो लूज़ हो जाती है। सो करेंटली आई एम सफरिंग विद न्यूरोप्लेक्सिया और मेरी राइट हैंड की जो मूवमेंट है वो लॉस हो गई है। हाँ वो टेम्परेरी है, लेकिन उसका फ़र्क तो मेरी ज़िंदगी पे नज़र आ रहा ना यार मुझे। यानी कि मैं अपने हाथ को ऐसे है तो फिर मैं ऐसे नहीं कर सकता। तो तो भाई ज़िंदगी जो आपको कैमरे पे नज़र आ रही होती है ना, वैसी होती नहीं है। इट इज़ फार मोर डिफरेंट, रियलिटी इज़ फार मोर डिफरेंट, हमेशा याद रखिएगा। तो बहरहाल मुझे नहीं पता मेरा रिज़ल्ट क्या आएगा, लेकिन मैंने ये चीज़ डिसाइड की थी कि मैंने सेकंड अटैम्प्ट लाजमी देनी है। लेकिन कैन यू बिलीव यार कि मेरी मतलब अच्छी खासी तैयारी है मेरी। उस वक्त मेंटली मैं पूरा प्रिपेयर हूँ, सिर्फ 3 या 4 माह रह गए एग्ज़ाम के अंदर और मैं बॉल पॉइंट नहीं पकड़ सकता। मतलब मेरे से वो मेरी सलाहियत ही ख़त्म हो गई है कि ग्रिपिंग पावर मेरी लॉस हो गई है ना। तो किस्मत ने वहाँ पे आके आजमाया मुझे, जहाँ पे मेरे हाथ में सब कुछ है, लेकिन बस किस्मत मुझे आजमा रही है इस वक्त। इस सिनेरियो की वजह से मैंने बाहर वाला एडमिशन भी अपने डिले कर लिए कि भाई मेरे पास अभी तो मतलब ग्रिपिंग पावर नहीं है, मैं वेट नहीं उठा सकता। मेरा भी रिसेंट एक्सीडेंट हुआ है, तो लाइक मैंने को 5-6 माह का डिले भी ले लिया वहाँ से। यार मैं ना उस वक्त लाइफ के इस सिनेरियो पर हूँ कि मेरे पास सब कुछ हो के बिना मेरे पास कुछ नहीं है। जानते हो मैं खुद को मोटिवेट कैसे करता हूँ इन तमाम चीज़ों के बाद? एक किताब है रहीकुल मखतूम, मैं ये डेली पढ़ता हूँ। इसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफी है और यकीन जाने कि इसे पढ़ के ना मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है कि यार मेरी ज़िंदगी तो कुछ नहीं है, जितनी आपकी लाइफ टफ थी उतनी मेरी नहीं है। फिर मैं बायोग्राफी पढ़ता हूँ अब्राहम लिंकन की, कि भाई उस बंदे की ज़िंदगी के अंदर जितनी मुश्किलात आई हैं ना, अभी मेरी ज़िंदगी में ऐसी बिल्कुल नहीं आई। फिर मैं बायोग्राफी पढ़ता हूँ विक्टर फ्रैंकलिन की, कि कंसंट्रेशन कैंप के अंदर रहकर भी उसने होप को लूज़ नहीं किया। वो कहता था कि अगर मुझे 0.01% भी होप हो ना कि मैं ज़िंदा रह सकता हूँ, तो मैं ज़िंदा रहूँगा, मैं उसके लिए कोशिश करता रहूँगा। तो बस यही कुछ बातें हैं, मैं अपने आप को यही बातें समझाता हूँ कि यार अभी सब कुछ खोया नहीं है, अभी बहुत कुछ है अपने पास। अच्छा, रिजल्ट चेक करने से पहले ना मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैंने एक चीज़ सोची है कि भाई मैं इस चीज़ पे तो बहुत प्राउड करता हूँ कि मैंने सीएसएस की अटैम्प्ट दी है और बड़ी ऑनेस्टी से दी है। मुझे इस चीज़ का बड़ा फ़ख्र है। मुझे नहीं पता मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, लेकिन इस चीज़ को मैं अपने आप को ना दिल को तसल्ली भी देता हूँ इस बात से और मुझे खुशी भी होती है। अब रिज़ल्ट की बात करते हैं। तो यार ऐसा है कि मैंने रिज़ल्ट डाउनलोड कर लिया, अब चेक कर लेते हैं कि अपना नाम है या फिर क्या है, क्योंकि अगर एफपीएससी वालों ने हमारा नाम नहीं डाला तो फिर डाला ही क्या।
ज़्यादा गरूर तो नहीं कर रहा? गरूर नहीं है यार, ये इसे कॉन्फिडेंस कहते हैं। थ्री 98 बच्चे पास हैं। अपना नाम कहाँ पे? मुझे लगता है कि मिस्टेक हुई है, मैं दोबारा चेक करता हूँ अच्छे तरीके से। नहीं आया नाम, नहीं आया। ऐसा है यार कि मेरी 16 साल की पढ़ाई एक तरफ है और मेरी जो 2 साल की लर्निंग है वो एक तरफ है। दैट्स हाउ यू जस्टिफाई एट द एंड। आपने जिस काम के लिए कोशिश की है, अगर वो आपका अचीव नहीं होता ना, तो फिर आप यही बातें करते हैं दूसरों को कि आपने लर्निंग बहुत की है, आपकी किस्मत में अल्लाह ने और बहुत सी अच्छी चीज़ें रखी हैं, आप कोई और एग्ज़ाम दे के देख लें, हो सकता है इसमें नहीं तो कहीं और आप बहुत एक्सेल कर देंगे। बात पता है क्या है यार, इंसान एक्सेल कर देगा। देखो ज़िंदगी जो है ना वो चलती गाड़ी है, इंसान ने कहीं ना कहीं जाके फिट होना ही है किसी न किसी काम में। लेकिन जिस काम के लिए उसने कोशिश की होती है ना, अगर वो उसको ना मिले तो, अगर मैंने 2 साल पढ़ाई की CSS पास करने के लिए, मेरा CSS पास नहीं हुआ, मेरा नहीं है नाम लिस्ट में, और कोई आगे मुझे ये कहे कि भाई अल्लाह ने आपकी किस्मत में कुछ और लिखा होगा और ये कर लो तो वो कर लो, इससे बेहतर होगा, या इससे आपने लर्निंग तो बहुत हासिल की, ये सारे दिलासे हैं यार, ये दिलासे हैं। मैं बहुत अच्छा टीचर बन जाता हूँ, मैं बहुत अच्छा कोई और काम करने लगा, बिजनेसमैन बन जाता हूँ, लेकिन ये पढ़ाई मैंने बिजनेसमैन बनने के लिए या टीचर बनने के लिए तो नहीं ना की। असल बात ये है। वो ज़हीरुद्दीन बाबर कहता है ना अपनी किताब में, बाबरनामा में, कि क्या हुआ जो हार गए, अभी सब कुछ तो नहीं हारे। क्या नहीं हारे? वो हिम्मत और हौसला और वो दिल जो किसी के आगे झुकने को तैयार नहीं। लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे यार, इतनी आसानी से तो नहीं जाने देते। लेट्स क्लैप फॉर माई सेल्फ। गुड तला, अच्छी मेहनत की तो नहीं यार, गुड, ग्रेट। चलिए अब कुछ बात करते हैं रिजल्ट के बारे में। अब ज़रूरी तो नहीं जो हमने हर चीज़ चाहिए वो हमें मिल जाए। तो सीन ये है यार कि मैं सिर्फ 10 मार्क्स से रह गया हूँ ऐसे में। मेरे ऐसे में है 30, और मैंने ऐसे अटैम्प्ट किया था सेकंड वाला, कि फोर्स का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है क्योंकि लोग रीज़न से डरते हैं। और मैं इसमें बहुत अच्छी एग्जांपल्स कोट करके आया था। मैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, यानी कि सुकरात से स्टार्ट हुआ था, जिससे जहर का प्याला पिया था, यानी कि ही वॉज द फर्स्ट मार्टायर ऑफ रीज़न, जिसको उसके बादशाह ने जहर का प्याला इसीलिए पिलाया क्योंकि वो रीज़न से डरते थे। वहाँ से मैं कहानी स्टार्ट की थी, और फिर मैं एट द एंड अपने पाकिस्तान पे आया था कि पाकिस्तान की जो 1971 की जो पार्टीशन थी, वो जो यूज़ ऑफ फोर्स था वो इसीलिए हुआ था क्योंकि हमारे जो वेस्ट पाकिस्तान के लोग थे, ये लोग रीज़न से डरते थे। तो ये तमाम वजूहात थी। मतलब इसके दरमियान मैंने पूरी यूरोपियन हिस्ट्री मैंने बताई थी, और साइंस को मैंने बहुत डिस्कस किया था, और मतलब इस तरह से मैं इसको लेके चला था, और मैंने अच्छी एग्जांपल्स दी थी, शायद इसलिए मेरे अच्छे आए हैं। मैंने बाकी लोगों की DMC देखी हैं, उनमें 30 यार कम लोगों के आए हैं। ज़्यादातर लोग जो है वो 14 से लेकर ना 25 तक फॉल कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जिनके 36 भी आए हैं, उनके लिए ज़्यादा दुख है यार।
बहरहाल यार मेरे फ़िलासफ़ी में काफ़ी अच्छा है। मैं फ़िलासफ़ी के जब पेपर दे के निकला था ना, तो मैंने निकलते साथ सबसे पहले पापा को कहा था कि अगर मेरे साथ इंसाफ हुआ ना तो मेरे 85 तो मस्ट है। तो 85 तो नहीं आए मेरे, लेकिन 77 तो आ गए हैं। तो बाकी यार बात यह है कि मैंने कोशिश बहुत की यार, मैंने अपनी जान मार दी कि यार करना है। मुझे पापा ने एक बात की थी कि बेटा डू और डाई है, तो गेम में जा रहा है, डू और डाई है। मैंने फिर किया, ठीक है यार नहीं हुआ, सही है, बहुत सौ का नहीं हुआ, सिर्फ मेरा नहीं, हम 4 दोस्त थे, एक का हो गया, मुझे इसकी बहुत खुशी है। शी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर एन इंटरव्यू और हम बाकी 3 रह गए हैं। चलो, जिसका नसीब जहां लिखा था वो तो चला गया, अब हमें अपना नसीब शायद ढूंढना पड़ेगा। चल हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि मेरी मिस्टेक्स कहाँ कहाँ पे हुई थी, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। तो मुझे याद है कि पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर था, और पाकिस्तान का पेपर जब मैंने पेपर देखा ना यार, तो आई वॉज शॉक्ड कि यार इन्होंने सी पैक, अभी तक इनका जहन वहीं पे है। सी पैक के बारे में था, कुछ उस्मानी सल्तनत के बारे में था, बहुत ही वो अजीब किस्म का क्वेश्चन था। तो सी पैक को मैं इतना तैयार करके नहीं गया था। उसकी वजह ये थी कि मैंने कहा यार ये बहुत, मतलब 2018 से स्टार्ट हुआ है, मतलब अभी 2023 में भी यही देंगे, इनका जहन अब शायद बदल गया हो। लेकिन ऐसा है नहीं यार, आप जो एक्सपेक्ट करके जा रहे हो ना, ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ है। आप एक बात याद रखना, सी पैक मैंने बहुत अच्छा तैयार किया था, लेकिन मैंने पेपर्स में उसकी रिवीजन नहीं की थी, क्योंकि वो मुझे लेस इंपॉर्टेंट लग रहा था। तो ये चीज़ आपने मद्देनजर रखनी है कि कोई भी चीज़ लेस इंपॉर्टेंट नहीं है। ये मेरे से एक मिस्टेक हुई है। बाकी उसका अल्टरनेट मुझे क्वेश्चन मिल गए थे, वो मैंने कर लिए थे, लेकिन अगर मैं सी पैक मुझे याद अच्छे तरीके से कर लेता तो बहुत अच्छे नंबर आ जाते। अच्छा, और दूसरी ये कि जो जनरल साइंस है ना, उसमें मैथमेटिक्स का पोर्शन मैंने अपने प्रैक्टिस अच्छी करके गया था, लेकिन मेरा जहन ये था कि मैंने जो ज़्यादा फोकस है वो अपने साइंस के ऊपर करना है। मैथमेटिक्स को मैंने इग्नोर किया हुआ था काफ़ी हद तक, मैं आपको सीरियस बात बता रहा हूँ। और मोस्टली बच्चे यही करते हैं कि वो मैथमेटिक्स को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन मैंने चीज़ नोट की है, अब जो रिजल्ट मेरे सामने है, कि अगर मैं मैथमेटिक्स को भी साथ कर लेता तो रिजल्ट कुछ और होते। तीसरी बात, इस्लामियत को लेके, इस्लामियत में मैंने कम अज़ कम जो थी ना वो 70 आयात याद की हुई थी, जो मेरी फिंगर टिप्स पे थी। लेकिन पेपर इस तरह का आया कि एक भी आयत मैं कोट नहीं कर सका यार, एक भी आयत। वो करंट अफेयर से मुतल्लिक पेपर था इस्लामियत का। तो जब मैं इस्लामियत के पेपर देख निकला था, मुझे इस बारे में काफ़ी रिग्रेट हुआ कि मैं कुछ भी कोट करके नहीं आया, कुछ मुझे समझ नहीं आया, या कुछ पेपर ऐसा था, बहरहाल जो भी था। तो आप कोशिश करें, वो आखिरत वाला सवाल था, लेकिन मैंने कहा यार आखिरत वाले को छोड़ो, ये जो करंट अफेयर वाले सवाल आता है ना, इनको हल करते हैं, क्योंकि इसमें लिखने को ज़्यादा मवाद है। तो आप कोशिश करें कि ऐसे सवाल को चूज़ करें जो कि इस्लामियात से रिलेटेड हो, जो करंट अफेयर से कम हो, क्योंकि उसमें मार्क्स आने के चांसेस ज़्यादा, क्योंकि उसमें आप आयात कोट कर सकते हैं, रेफरेंसेस कोट कर सकते हैं, तो ये एक फ़ायदा हो जाता है। अच्छा यार, अब चौथी चीज़ पे आते हैं। चौथी चीज़ है इंग्लिश प्रेसी। अब देखो, इंग्लिश प्रेसी में मैंने एक बहुत बड़ा ब्लेंडर इस तरह से किया कि जो सिनोनिम एंटीनिम है ना, वो तो मैंने बिल्कुल भी तैयार नहीं किए, क्योंकि मुझे लगा शायद उस पर उसको तैयार करना ना वेस्ट ऑफ टाइम है। और दूसरा, इडियम्स मैंने बहुत कम तैयार किए थे, बहुत ज़्यादा तैयार नहीं किए, और उसको भी मैंने चॉइस पे ही छोड़ा हुआ था कि यार ईडीएम जो है ना, वो मतलब बाकी पेपर जो है ना उस पर फोकस करते हैं। तो ये देखिए, अगर मैंने 20 नंबर को साइड पे रख दिया हुआ ऑलरेडी, तो मैं तो गेम खेल रहा हूँ 80 में से, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है शायद हम कर रहे हैं। अच्छा, इस चीज़ को समझना बड़ा अहम है कि अगर हम 80 में से गेम खेल रहे हैं ना, तो 20 नंबर हमने पहले ही छोड़ दी हुआ, हमारा 80 में से रिजल्ट आना है अब, तो 80 में से मुझे 40 लेने हैं। तो ये चीज़ काफ़ी मुश्किल हो जाती है इंग्लिश प्रेसी के हवाले से, क्योंकि यार सिनोनिम एंटीनिम मुझे लगता है कि वो बिल्कुल ही तुक्का है, सीरियसली। अच्छा, उसमें इडियम, उसको आप निगलेक्ट ना करें, और उसके बाद अपनी प्रेसी की ट्रांसलेशन और जो कंप्रीहेंशन है उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करें, ठीक है। स्पेशली जो उस प्रेसी है ना यार, उसको अच्छे से देखो। और ये तीनों चीज़ें बहुत अहम है, ये आपको मार्क्स देती हैं। अच्छा यार, अगली जो चीज़ है ना ऑप्शनल्स के अंदर, वो आती है पंजाबी। पंजाबी का ये सीन है कि मैं पंजाबी के जो पास पेपर्स थे ना, उनको मैंने बड़े अच्छे से सॉल्व किया था, लेकिन उसमें मैंने एक मिस्टेक की थी, सिर्फ मैंने नहीं, तकरीबन हर बच्चे ने की हुई थी। वो ये था कि जो पंजाबी की हिस्ट्री है ना, उसको, उस वाले पार्ट को बिल्कुल इग्नोर किया हुआ था, और ज़्यादा जो फोकस था वो शायरों पे किया हुआ था। लेकिन जब पेपर आया ना, तो पेपर में तो कोई शायर आया ही नहीं। उन्होंने जो हमारे मॉडर्न शायर हैं, उनमें से कोई एक शायर भी नहीं दिया। तो ये चीज़ इस दफ़ा आप मद्देनज़र रख के जाएँ कि आपने पंजाबी अगर रख रहे हैं तो पंजाबी पूरी आपने तैयार करनी है।
फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टिल द एंड। आपने उसकी हिस्ट्री, उसके शायर और उसके बाद जो उसकी नसर आती है, किसी चीज़ को इग्नोर नहीं करना, ठीक है। ये पंजाबी में जो थी ना वो मिस्टेक थी। 3 सवाल हिस्ट्री में से आए थे यार, जस्ट थिंक अबाउट के 3 सवाल हिस्ट्री में से आए थे यार, जस्ट थिंक अबाउट के अगर वो 3 सवाल किसी ने किए। और मुझे याद है मैं इर्द गिर्द बच्चों का चेहरा देख रहा था, क्योंकि वो कोई तैयार नहीं करता और नसर भी जो है वो आवाम चॉइस पे छोड़ देती। तो मुझे याद है मैं जैसे पेपर में बैठा था, मेरे यहाँ पे भी लोग थे, यहाँ पे भी थे, और मैं उनके चेहरे देख रहा था। जब क्वेश्चन पेपर आया ना तो उनके चेहरे लटक गए थे, क्योंकि एक भी शायर नहीं आया था और अमूमन हर बच्चा शायर ही तैयार करके जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखें कि कोई चीज़ अपनी चॉइस पे ना छोड़े। अगली जो चीज़ आती है ना वो यार पॉलिटिकल साइंस। अब देखो यार पॉलिटिकल साइंस के जब पेपर है ना सामने, जब पेपर 2 आया स्पेशली, तो मैंने इन्विजिलेटर को बुलाया, मैंने कहा यार ये तो तुमने आयर का पेपर दे दिया। उसने कहा गौर से देखो, मैंने ऊपर पॉलिटिकल साइंस लिखा हो, मैंने इसमें पॉलिटिकल साइंस वाला क्वेश्चन कहाँ पे भाई, वो तो दिखा मुझे। कहता मैंने नहीं बनाया। बहरहाल जी, पॉलिटिकल साइंस को आपने इस तरह से रखे जाए, जहन में रखें कि यार एफपीएससी ना कुछ भी कर सकती है, कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। लाइक पेपर 2 ऐसा, क्या मैं कहूँ अब, मतलब अजीब किस्म का पेपर था ना यार, कि वो लाइक उसमें उन्होंने आयर से रिलेटेड सवाल पूछे हुए थे जो कि पॉलिटिकल साइंस से बिल्कुल मुंसलिक नहीं थे। तो आप हमेशा ये जहन में रखे जाएं कि जो पास पेपर का ट्रेंड चल रहा है ना, जरूरी नहीं कि इस दफ़ा भी वो आए। इस दफ़ा हो सकता है कि वो क्वेश्चन बिल्कुल अलग से दे दे। तो अपनी तैयारी जो है ना वो भरपूर रखे जाए, क्योंकि आपको नहीं पता कि पेपर के अंदर क्या आने वाला है। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि इस दफ़ा पेपर्स बहुत अनएक्सपेक्टेड है। मुझे याद है कि जब वो ऐसे आया ना, तो ऐसे वाली वीडियो आपने देख ली होनी है कि मैं वो उस वक्त क्या सिचुएशन थी ऐसे को देख के। तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हमेशा आती हैं, स्पेशली पेपर 2 में आती हैं। और मैंने देखा कि इस दफ़ा पेपर 2 का जो ट्रेंड रहा है ना वो काफ़ी स्ट्रिक्ट रहा है। एक तो उसने पेपर बड़ा स्ट्रिक्ट दिया और दूसरा उसने मार्किंग भी काफ़ी स्ट्रिक्ट की। तो ये सीन था यार। अच्छा जी, अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना वो ये है कि इस्लामियत को इंग्लिश में रखना चाहिए या उर्दू में रखना चाहिए। देखो यार, इसके जो 2 से 3 बेनिफिट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई उर्दू में रखने का फ़ायदा ये है कि मैं आप इकबाल को कोट कर सकते हो, और जब आप इकबाल को कोट कर सकते हो ना तो इसका मतलब ये है कि आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और मुझे ये लगता है अगर हमने, क्योंकि हमारी उर्दू की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी है, उसमें हम बुक भी रीड एक तो फास्ट कर लेते हैं, समझ भी अच्छे से आ जाती है और कन्वे भी अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक फ़ायदा उर्दू का, मतलब उर्दू का एक नहीं, ये काफ़ी फ़ायदा है। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, कुछ मुझे मतलब ऐसा लगा था कि इंग्लिश के ना कुछ जो इस्लामियत है ना उसके वोकैबुलरी अपनी है, तो वो आपको याद करनी पड़ेगी। और दूसरी बात, इस्लामियत अगर आप इंग्लिश में रख लेते हो तो फिर आप इकबाल के कोट नहीं कर सकते, क्योंकि आप जहाँ इंग्लिश लिख रहे हो वहाँ पे आप उर्दू हर जगह नहीं डालोगे। और दूसरा ये कि उर्दू के अंदर जो रेफरेंसेस है ना, अगर आप एफपीएससी की वेबसाइट के ऊपर जाओ तो वहाँ देखोगे इस्लामियत के अंदर जो रेफरेंसेस आ रहे हैं उसमें ज़्यादातर जो रेफरेंसेस हैं वो उर्दू की किताबों के। तो ये एक फ़ायदा हो जाता है कि आप जब उर्दू में पेपर कर रहे हो तो उर्दू के रेफरेंसेस, इंग्लिश में करें तो इंग्लिश के देने पड़ते हैं। और हाँ, अब आती है बात कि भाई स्ट्रिक्ट मार्किंग इंग्लिश में होती है या उर्दू में होती है। तो देखो यार, बात बड़ी कॉमन सेंस की है। जो वहाँ पे बंदा बैठा हुआ है ना, इस्लामियत का प्रोफेसर जो वहाँ पे आपका पेपर चेक कर रहा है, मेरा और आपका, वो उसने इंग्लिश में नहीं पढ़ा हुआ, ये आप अच्छे से समझ लें। उसको इंग्लिश आती है, समझ आती है, लेकिन उसने इंग्लिश में नहीं पढ़ा हुआ। उसकी बेसिक, उसकी फाउंडेशन यकीनन वो उर्दू ही के अंदर है। इसलिए जब वो उर्दू का पेपर चेक करते हैं ना तो वो अपने मुताबिक वो ज़्यादा एक्सपेक्ट करता है बच्चे से कि इसने ये क्यों नहीं लिखा हुआ, ठीक है। और इंग्लिश वाले, मतलब ऐसा नहीं कि इंग्लिश उसको समझ नहीं आती, इंग्लिश पेपर चेक कर लेता है, लेकिन ये इंग्लिश का एक अपना इंप्रेशन होता है। वो इंप्रेशन जब उस पर क्रिएट हो जाता है ना तो मार्क्स आने के चांसेस ज़्यादा लगता है। ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, हो सकता है गलत हो सकता है आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग हो। अगर आपकी कोई और अंडरस्टैंडिंग है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताएं इफ आई एम रॉन्ग। तो इसलिए भाई, अगर आप इंग्लिश में चूज़ कर रहे हो या उर्दू में चूज़ कर रहे हो, चॉइस इज ऑलवेज योर। जो चीज़ आपको आसान लगती है अंडरस्टैंड करने में, समझने में, लिखने में, आप वो चूज़ करें। दूसरा सवाल जो सबसे अहम है वो यूरोपियन हिस्ट्री और फिलॉसफी से रिलेटेड है। तो देखिए यार, फिलॉसफी में ना मैंने 3 बुक्स पढ़ी। एक है द हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी, एक है बिग आइडियाज इन ब्रीफ, और तीसरी है फिलॉसफी द पावर ऑफ आइडियाज। और यूरोपियन हिस्ट्री की जब तक बात आती है ना, तो यूरोपियन हिस्ट्री में मैंने एक पीकॉक की किताब है, एक है मास्टरिंग यूरोपियन हिस्ट्री, और तीसरी किताब है यूरोप सिंस नेपोलियन। ये 3 किताबें, और इसके अलावा जो चौथी किताब है वो है फरहत सुल्तान साहब की यूरोपियन हिस्ट्री की। तो ये 4-5 किताबें जिनको मैंने कंसल्ट किया। इसके अलावा वीडियोज़ वो तो अनगिनत हैं, वो कोई 100+ हैं जो कि मैंने देखी होंगी। तो मैं आपसे भी रिकमेंड करूंगा कि आप देखें। तो ये फिलॉसफी के बारे में था और ये था यूरोपियन हिस्ट्री के बारे में। अच्छा यार, अब ऐसा है कि जो रिजल्ट आना था ना यार, वो तो आ गया। मैंने कोशिश काफ़ी की थी, बड़ी एक्सपेक्टेशन थी अपने साथ भी और एफपीएससी वालों के साथ भी, लेकिन वो हुआ नहीं जो हम चाहते थे। कोई बात नहीं, ज़रूरी तो नहीं कि जो हम चाहते हैं वो चीज़ हमें मिले, हर दफ़ा तो ऐसा नहीं होता। बात ये कि ना, हम ना खुदा को अपने मुताबिक चलाना चाहते हैं।
हम चाहते हैं कि अल्लाह ये मैं चाहता हूँ, बस ये कर दे। हम अल्लाह को अपने मुताबिक चलाना चाहते हैं, और जब वो अब हमारे मुताबिक नहीं चलता फिर हम उससे ना डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो इस चीज़ को आप समझें कि खुदा हमारे मुताबिक नहीं चलता, वो अपने ही मुताबिक चलता है। तो एट द एंड हमें उसके मुताबिक ही चलना पड़ता है। तो अगर किस्मत में ये लिखा हुआ है ना कि मैं सेकंड अटेम्प्ट नहीं दे सकता इस दफ़ा, तो फिर मैं उसको नहीं डाल सकता। वो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है जो कहता है कि यार हम आपके दर्द को समझ सकते हैं। यार देखो, कोई किसी के दर्द को नहीं समझ सकता। जो उस वक्त मेरे पे गुजर रही है ना, अल्लाह ना करे यार, अल्लाह ना करे कि कभी आप पे ये गुजरे जो हम पे गुजर रही है ना, मेरे जो बाकी दोस्त भी हैं यार। मुश्किल वक्त है यार, ये बहुत मुश्किल वक्त है, लेकिन हिम्मत नहीं हारेंगे। एक बात आप मेरी ज़िंदगी में याद रखना, जब कभी किसी भी लाइफ के स्टेज पे तुम्हें मुश्किल आए ना, और तुम्हें कोई आगे से खौफ नजर आया, तुम बिल्कुल नाउम्मीद हो, तो इस क्लिप को हमेशा याद रखना कि जब तुम हार जाओ तो इस तरह बैठो, मेरी तरह बैठो यार। एक गहरा सांस लो और हंसो, खुल के हंसो। क्योंकि कहते हैं कि जो इंसान अपनी हार पे हंस सकता है ना, तो फिर वो कभी हार नहीं सकता। चलती का नाम गाड़ी यार, ये दुनिया रुकने वाली नहीं है, तुम्हें इसके साथ चलना पड़ेगा जो भी हो। तुमने एक चीज के लिए बहुत कोशिश की, तुम्हें नहीं मिली। देखो तुम्हारी जिंदगी में कितने मौके हैं उसके लेके। CSS की बात नहीं कर रहा मैं, पूरी ओवरऑल जिंदगी की बात कर रहा हूँ। कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई MBBS हो सकता है। बहुत से लोगों का ख्वाब टूट जाता है जब उनका MBBS में एडमिशन नहीं होता है। MCAT की बात कर रहा हूँ, या इसके अलावा कुछ ज़िंदगी में कोई चॉइस हो सकती है। देखो यार, तुमने क्या अपनी तरफ से पूरी कोशिश की? हाँ की। क्या तुम उसके लिए दोबारा कोशिश कर सकते हो? अभी अपॉर्चुनिटी है। अगर मेरे केस में आया तो हाँ है, तो इसका मतलब ये कि अभी चांस है। और चांस होने का मतलब समझते हो क्या? चांस होने का मतलब ये है कि अभी हारे नहीं है, अभी गेम की बाजी पलटी जा सकती है। इसीलिए यार कभी हिम्मत ना हारो। तुम जब हार जाओ ना तो बैठ जाओ, इस तरह बैठो। रोना है तो रो लो। ये फजूल बातें यार कि मर्द रो नहीं सकता है, भाई मर्द का भी दिल होता है। ये सारी फजूल बातें, रो लो जितना तुम्हारा दिल चाहता है रोने का, रो लो। लेकिन 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5वें दिन तुम ये डिसाइड कर लो कि तुम्हें अब क्या करना है। क्योंकि जिंदगी रुकने वाली नहीं है। कोई कब तक तुम्हारा हाथ पकड़ेगा, इस चीज को समझ लो। उठो यार, उठो, लड़ो। वो फ्राज कहता है ना कि शिकवा इस जुल्मत और शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। पूरी कोशिश करो यार, जितनी तुम्हारे से हो सकती है। और मुझे यहाँ एक बात याद आती है, लोग मुझे कहते होते हैं अक्सर ना कि भाई आपकी कोई ऐसी वीडियो बनाओ जो वायरल हो जाए, कोई इंटरटेनमेंट टाइप, कोई वियर टाइप, जो जिसमें आप वायरल हो सको। ये आपकी वीडियोस कभी वायरल नहीं होने वाली हैं। लेकिन मैंने कहता है कि आई डोंट नीड क्वांटिटी। मैंने कहता हूँ यार कि मेरी जो यूट्यूब फैमिली है ना, वो क्वालिटी है भाई। पाकिस्तान में कितने लोगों ने CSS किया है? 13,000 समथिंग ने। पाकिस्तान की आबादी कितनी है? 22 से 24 करोड़। 24 करोड़ में से अगर आप एवरेज निकालें 13,000 की, तो कितने लोग बनते हैं? मतलब 0.001। यार ये वो लोग हैं, मैं अच्छे से समझता हूँ, ये वो लोग हैं जो कि वाकई ज़िंदगी में कुछ चाहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बाकी लोग नहीं चाहते, डेफिनेटली बाकी भी चाहते होंगे, लेकिन ये जिस स्ट्रेस से गुजरते हैं ना, इस तरह का स्ट्रेस पूरी दुनिया में आपको शायद कहीं और नहीं मिलेगा। इंडिया में UPSC में और पाकिस्तान में CSS में आपको इस तरह का स्ट्रेस और किसी चीज़ में नहीं मिलेगा। इस तरह की ये पैशन चाहिए आपको, इसके लिए पैशन चाहिए, फिर आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, फिर आपको हार्ड वर्क चाहिए, फिर आपको स्मार्ट वर्क चाहिए, आपको डिसिप्लिन चाहिए। यार क्या नहीं चाहिए इसके लिए? आपको नेम द थिंग जो आपको CSS में नहीं चाहिए। हर चीज़ चाहिए आपको भाई। ये कोई गेम बच्चों का नहीं है, बड़े बड़े बाजी इसमें हार जाते हैं। पूरी आपकी पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्म होती है यार। ये कोई वाकई में कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ यार, जो मुझे देख रहा है ना, तो वो अपनी ज़िंदगी से कुछ चाहता है, और मुझे ऐसे ही लोग चाहिए जो अपनी ज़िंदगी से कुछ चाहते हैं। तो मुझे पता है कि जो मुझे लोग देख रहे हैं ना, वो ज़िंदगी से कुछ चाहते हैं, और ये लोग यकीनन कभी ना कभी कुछ बनेंगे। यार आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे यूट्यूब कमेंट्स के अंदर और इंस्टा पे बड़ा अच्छी तरीके से मोटिवेट किया यार। थैंक यू सो मच, आई एम वेरी ग्लैड। आप लोगों को भी कामयाब करे,
और भरपूर तरीके से मेहनत करें यार, जितनी तुम्हारे से हो सकती है। वो मेरी पापा वाली बात याद रखो भाई, डू और डाई। इसमें पीछे मुड़ के देखने वाला रास्ता नहीं है। एक बात याद रखें, जब तुम CSS के अंदर दाखिल होगे, अब तुम सेकंड ऑप्शन अपनी लाइफ से निकाल दो, क्योंकि अगर तुम्हारी जिंदगी में सेकंड ऑप्शन होगा तो हमेशा वो तुम्हें पिच करता रहेगा यार कि भाई मेरे पास ये ना हुआ ना तो मेरे पास ये है। मैं जब CSS में घुसा था ना, तो मेरे पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं था। मैंने पेपर दिए, उसके बाद मैंने सोचा यार अब मैं कोई सेकंड ऑप्शन रख लूँ, और फिर जब मैंने वो रखा तो मैं उसमें कामयाबी हो गया, वो आपने देख लिया। तो जब आप मैदान में घुसे तो आप ये सोच के आए कि भाई आपको बड़ा जिगरा चाहिए, इतनी बड़ी गेम है। जितनी बड़ी गेम होती है उतना बड़ा सेक्रीफाई करना पड़ता है आपको। लड़ो यार।